कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार कोरोना को समझ ही नहीं पाई। उन्होंने कहा कि अगर सरकार सही रणनीति नहीं अपनाएगी तो कोरोना की लहर फिर आएगी। उन्होंने कहा कोरोना सियासी नहीं देश का मामला है। राहुल ने आरोप लगाया कि सरकार की गलती से लाखों लोगों की मौत हुई। राहुल गांधी ने कहा कि टीकाकरण की रफ्तार बढ़ानी होगी। अगर यही रफ्तार रही तो सबको टीका लगने में 2024 तक का वक्त आ जाएगा। सरकार को और प्रधानमंत्री को कोरोना समझ ही नहीं आ रहा है और आज तक नहीं समझ रहा है। कोरोना सिर्फ एक बीमारी नहीं है। कोरोना एक इवॉल्विंग, बदलती हुई बीमारी है। जितना समय आप इसको देंगे, जितनी जगह आप इसको देंगे, उतना खतरनाक ये बनता जाएगा। वैक्सीन स्ट्रेटजी के बारे में मैंने डायरेक्टली प्रधानमंत्री को बोला कि अगर हिंदुस्तान ने वैक्सीन स्ट्रेटजी नहीं ठीक लगाई, एक बार नहीं अनेक बार लोग मरेंगे। एक वेव नहीं आएगी, दो वेव नहीं आएगी, तीन वेव नहीं आएगी, चार वेव नहीं आएगी, आती जाएंगी, क्योंकि वायरस अडेप्ट करता जाएगा। आपने वैक्सीन एक्सपोर्ट की। आज स्थिति क्या है? हिंदुस्तान के 3% को आपने वैक्सीन दी, मतलब 97% लोग को कोरोना पकड़ सकता है। फर्स्ट वेव ठीक है, उसमें बात समझ नहीं आई, वो अलग चीज है। मगर ये जो सेकंड वेव है, ये प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री ने जो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, इसका कारण सेकंड वेव है। और मैं देश को अभी बता रहा हूं, अगर वैक्सीनेशन इसी रेट पे चलता गया, मतलब आज के प्लान पे अगर आप चलें तो मई 24 में हिंदुस्तान की पूरी जनता का वैक्सीनेशन होगा। अगर इस रेट पे वैक्सीनेशन चलता गया तो थर्ड वेव आएगी, फोर्थ वेव आएगी, फिफ्थ वेव आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि आपका वायरस बदल जाएगा, म्यूटेट कर जाएगा। दिल्ली अब अनलॉक होने वाली है। जी हाँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को धीरे धीरे खोलने का फैसला किया है। सोमवार को दिल्ली में फैक्ट्रियां खुल जाएंगी, कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू हो जाएगा, लेकिन इसे एहतियातन एक हफ्ते के लिए शुरू किया जा रहा है। कोरोना के मामले अगर बढ़े तो फिर से सख्ती बढ़ाई जा सकती है, वरना अनलॉक की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। दिल्ली में कोरोना के केसेस लगातार कम हो रहे हैं और ये सब दिल्ली के अपने 2 करोड़ लोगों की मेहनत का नतीजा है कि हम लोगों ने 1 महीने के अंदर दिल्ली में इस दूसरी वेव को, इसके ऊपर भी काबू पा लिया है दिल्ली के लोगों ने मिलके। पिछले 24 घंटे में लगभग 1.5% संक्रमण दर आया है और लगभग 1100 के करीब केस आए हैं और धीरे धीरे रोज केस कम हो रहे हैं, संक्रमण दर भी कम हो रही है। सोमवार को सुबह 5 बजे तक ये वाला लॉकडाउन है। आज एलजी साहब की अध्यक्षता में डीडीएमए की मीटिंग हुई, दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की, और उसमें कुछ निर्णय लिए गए हैं लॉकडाउन खोलने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि अब धीरे धीरे लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया चालू कर रहे हैं। वो मीटिंग में ये तय किया गया कि इन 2 गतिविधियों को सोमवार को सुबह से खोला जाएगा। जब 5 बजे ये वाला लॉकडाउन खत्म होगा तो अगले 1 हफ्ते के लिए इन 2 गतिविधियों को खोला जा रहा है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को और फैक्ट्रीज को। और अब हम आपको लिए चलते हैं बिहार के वैशाली के जिले मंसूरपुर गांव में, जहां कोरोना की खौफ से कई लोग पलायन करने को मजबूर हैं। छोटे से गांव में अभी तक 17 लोगों की जान चली गई है। देखिए सुजीत कुमार झा की रिपोर्ट। कोरोना का टेस्ट नहीं करा, लक्षण सब लक्षण वही था, हम तो कही रहे हैं।
करीबन 1 महीने में यहाँ पे 17 मौत हुई। हम मौजूद हैं मंसूरपुर गांव में। मंसूरपुर गांव आमतौर पर तो एक कोरोना प्रभावित गांव है जिसमें करीब 17 लोगों की मौत हुई है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस गांव में एक ऐसा घर है जो लोगों से दूर होने की वजह से, आप यूं कहें यहां से पलायन कर गए लोग, इस परिवार के लोग। ये मोहम्मद मंसूर का मकान है, आप देखिए ताला लगा हुआ है। और इस परिवार में 10 सदस्य थे, जिसमें 2 की मौत कोरोना से हुई, लेकिन आस पड़ोस में लोगों के का सहयोग न मिलने की वजह से, यहां तक कि राशन न मिलना, इसकी वजह से ये लोग गांव छोड़कर चले गए। हमारे साथ इस गांव के मुखिया मोहम्मद मुजाहिद अनवर मौजूद है। ये बताइए क्यों चले गए ये लोग छोड़ के? इन लोगों के साथ बड़ा दुर्व्यवहार हुआ। मौत और जिंदगी तो भगवान के हाथ में है, लेकिन इनके साथ बड़ा दुर्व्यवहार हुआ कि अगल बगल के पड़ोस के लोग इनसे बात करना छोड़ दिए। बगल में मार्केट है, वहां से इनको राशन मिलना बंद हो गया। लोग एक हे दृष्टि से देखना शुरू कर दिए, जिसको वजह से यहाँ से पलायन कर गए। मेरा नाम जाहिद अख्तर है। जाहिद जी, ये बताइए आपके भाई जो है साजिद अख्तर, उनका क्या हुआ, कैसे उनका इंतकाल कैसे हो गया? है ना कि सर्दी खांसी फीवर, लास्ट में पता चला कि टाइफाइड है, सांस फूलना, कुछ ना खाना पीना, एकदम कुछ टेस्ट नहीं समझ में आना, यही था। आप लोगों ने टेस्ट कराया था कुछ, मतलब क्या पता चला? कि टेस्ट तो बताया है कि आपको कि एकदम टाइफाइड क्लियर था, बुखार छूट ही नहीं रहा था, उसी कारण तो कोरोना का टेस्ट नहीं कराया। लक्षण सब वही था? सब लक्षण वही था, हम तो आपको कह ही रहे हैं। आप बताइए क्या स्थिति है? स्थिति तो सर बहुत भयावह है। यहाँ 1-2 नहीं कई मौतें हुई, जो सर्दी खांसी बुखार और सांस लेने में दिक्कत। सांस के सबको प्रॉब्लम था सांस लेने में, कि सांस लेने में भी छोड़ने में भी दिक्कत होती थी। और हम लोग बहुत प्रयास किए कि ऑक्सीजन वगैरह का भी सुविधा हम लोग को मिले, प्राइवेट से भी ये नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से सारी मौतें हुई हैं। सबको सर्दी खांसी बुखार और सांस लेने में दिक्कत, यही। और अब बात कोरोना काल में हरिद्वार में हुए महाकुंभ पर उठे सवालों पर। क्या महाकुंभ के आयोजन से देश भर में कोरोना संक्रमण तेजी से फैला? एक नई रिपोर्ट देखकर आपको पूरा सच पता चल जाएगा। अरे कुंभ करीले कुंभ भरीले, धन्य धन्य हुई जाए रे, परम ज्ञानी अमृत ऊहा झलकाए रे। धन्य धन्य ये कुंभ धन्य है, धन्य धन्य ये कुंभ धन्य है, धन्य धन्य ये कुंभ धन्य है। महाकुंभ के दौरान हरिद्वार से जो तस्वीरें सामने आई, उसे लेकर धार्मिक आयोजन की टाइमिंग पर तमाम सवाल उठे। कुंभ को लेकर अपने अपने दावे और अपना अपना पक्ष है। कुंभ से कोरोना को जोड़ने वालों को जूना अखाड़े के पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने बड़ा संदेश दिया है। कुंभ के जितने स्नान हुए उनमें भारी भीड़ नहीं आई। मैंने अनेक कुंभ देखे हैं और वहां नरमुंडों के झुंड देखे हैं। इस प्रकार की भीड़ इस बार हरिद्वार में नहीं थी। यहाँ के प्राय सारे घाट खाली रहे। कुंभ का स्नान केवल हर की पैड़ी तक ही सीमित रहा और उसमें विशेषकर सन्यासी और कुछ भक्ति स्नान कर सके। होटल खाली रहे, धर्मशालाओं के भी कमरे बहुत से खाली थे। स्वामी अवधेशानंद गिरी का आरोप है कि कुंभ के बहाने सनातन धर्म पर निशाना साधा गया। दावे के मुताबिक श्रद्धालुओं की संख्या को बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया और बताया गया। एक बड़ा प्रोपेगेंडा चलाने वाले लोग वो इस प्रकार का माहौल पैदा करके कि कुंभ के कारण कोरोना की स्थितियां बढ़ी हैं, वो निश्चित तौर पर इस सनातन परंपरावादियों के लिए एक बड़ा कुठाराघात है। हिंदू धर्मावलंबियों को, सनातन परंपरावादियों को निश्चित तौर पर एक दुख पहुंचाने वाला कार्य है। मेला प्रशासन की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों में कहा गया कि करीब 50 लाख श्रद्धालु कुंभ के मेले में पहुंचे, लेकिन स्थानीय खुफिया सूत्रों के मुताबिक इतने तीर्थयात्री नहीं आए। सरकारी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक खुफिया विभाग ने 10 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच आने वाले श्रद्धालुओं की जो संख्या बताई है काफी कम है। चाहे हमारे बस अड्डे हों, चाहे घाट हों, बहुत कम नंबर्स वहाँ पे थे और ये सभी की देखने की बात है। इसमें नथिंग टू हाइड, ये सब लोग इसे देख सकते हैं। सेकेंडली, जो आए भी हैं उनका RT-PCR नेगेटिव टेस्ट अनिवार्य था।
कुंभ के दौरान हरिद्वार के पार्किंग के आंकड़े बताते हैं कि कैपेसिटी के हिसाब से सिर्फ 10% लोग ही आए। वहीं हरिद्वार के लोग और धर्मशालाएं भी महाकुंभ के दौरान खाली थे। कुंभ मेले में हम लोगों को उम्मीद थी कि श्रद्धालु आएंगे तो हमारा बिजनेस चलेगा। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं 1.5-2 साल से कोविड के चलते हुए हमारे बिजनेस बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है, तो सरकार से भी हमारी उम्मीद थी, उत्तराखंड की सरकार से, कि कुछ अच्छा करेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। कुंभ वगैरह में भी कुछ उम्मीद थी, लेकिन उसमें भी कुछ उम्मीद नहीं है। नहीं भाई, ठीक है, 1-2 ही बूम लग रहे हैं, हमारी सैलरी भी नहीं निकल पा रही है। और तो और सरकारी सूत्र ये भी बताते हैं कि महाकुंभ के दौरान जो मोबाइल टावर से मिली लोकेशन भी बताती है कि श्रद्धालुओं की संख्या कम थी। 14 अप्रैल को शाही स्नान के दिन मोबाइल टावर पर 51,048 नंबर दिखे। 11 अप्रैल से 13 अप्रैल तक मोबाइल टावर पर 1,17,128 नंबर दिखे। बीजेपी भी मानती है कि महाकुंभ को कोरोना फैलाने के लिए जिम्मेदार मानना गलत है। कुंभ को निशाना बनाना ये उन लोगों के द्वारा हो रहा है जो लोग भारत की संस्कृति और सभ्यता से जुड़े हुए हर पक्ष का हर समय निंदा करते रहे हैं। कुंभ के होने से कोरोना फैला है। यदि ऐसा होता तो महाराष्ट्र और केरल एवं दुनिया के अन्य हिस्सों में जो कोरोना का संकट आया है, क्या उसका कारण कुंभ है? दरअसल जब दूसरी लहर देश में प्रचंड थी, उसी वक्त कुंभ मेला भी चल रहा था। उस वक्त विपक्ष ने कुंभ मेले को लेकर सवाल उठाए थे। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल और देहरादून से दिलीप सिंह राठौर के साथ आज तक ब्यूरो। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद भी सियासी कड़वाहट कम नहीं हुई है। तूफान यास से मची तबाही से लोगों को राहत पहुंचाने में भी अब सियासत हो रही है। कल खुद ममता बनर्जी ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री के साथ समीक्षा बैठक में हिस्सा लेने की बात कही थी, मगर आज जैसे ही उन्हें पता चला कि इस बैठक में शुभेंदु अधिकारी को बुलाया गया है, ममता नाराज हो गई और बैठक का बहिष्कार कर दिया। चुनावी घमासान से हाल में उभरे बंगाल पर कुदरत का कहर टूट पड़ा। चंद घंटों में सैकड़ों आशियाने उजड़ गए। लाखों लोग अपने ठिकानों को छोड़ने को मजबूर हो गए। खेत खलिहानों, गलियों, मकानों में बाढ़ आ गई। लेकिन दर्द से कराहते लोगों के आंसुओं के आगे भी नेतागिरी की ठसक कम नहीं हुई। होना तो ये था कि बंगाल सरकार और केंद्र दोनों मिलकर तबाही झेलने वालों के आंसू पोंछते, उन्हें नई जिंदगी का भरोसा देते, इनके कंधों को सहारा देते। लेकिन जो हुआ उसे लोगों की मुसीबतों पर सियासत कहना गलत नहीं है। वजह यह कि जैसे ही ममता बनर्जी को खबर मिली कि तूफान से नुकसान का जायजा लेने आ रहे पीएम मोदी की समीक्षा बैठक में उनके विरोधी शुभेंदु अधिकारी भी शामिल होंगे, तो ममता ने बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया। যেহেতু কলাইকুণ্ডায় যেতে হবে 45 মিনিট টাইম লাগবে এবং আমাদের একটা কাগজ হ্যান্ডওভার করতে হবে, তাই জাস্ট 15 মিনিটের জন্য আমায় যেতে হবে, কারণ আমি মিটিংটায় থাকছি না, রিভিউ মিটিংটায়। আমি জাস্ট কাগজটা হ্যান্ডওভার করবো কোথায় কি ক্ষতি হয়েছে, যতটা এখনো পর্যন্ত আমাদের কাছে আছে এই পর্যন্ত, কারণ আমাদের যেতে লাগবে 45 মিনিট এবং সেখানে প্লেনের টাইমিং করা আছে। ममता बनर्जी ने अपना कार्यक्रम कलाईकुंडा जाकर पीएम को एक दस्तावेज सौंपने तक सीमित रखा। ये दस्तावेज भी पश्चिम बंगाल को यास तूफान से हुए नुकसान से जुड़ा है। पीएम का बंगाल कार्यक्रम जारी होने के बाद कल तक ममता के तेवर अलग थे। कलाईकुंडा एयरबेस पर पीएम के साथ तय एक मीटिंग को लेकर ममता ने खुद अपने ट्विटर हैंडल के जरिए जानकारी दी थी, लेकिन मीटिंग में शामिल होने वालों में शुभेंदु अधिकारी का नाम देखकर वो भड़क गईं। पुराने साथी रहे अधिकारी हाल में हुए चुनाव में ममता को नंदीग्राम में हरा चुके हैं और विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं। तूफान से पूर्वी मेदिनीपुर इलाके को भारी नुकसान पहुंचा है। इस लिहाज से पीएमओ ने बैठक में शुभेंदु अधिकारी को भी शामिल किया, मगर उनके मीटिंग में शामिल होने की खबर के बाद ममता बनर्जी भड़क गईं। उन्होंने अपना कार्यक्रम अलग तय कर लिया। राज्य और केंद्र में विरोधी पार्टियों की सरकार होने पर तमाम योजनाओं को लेकर तनातनी रहती ही है। इसकी वजह विकास के नाम पर श्रेय लेने की होड़ और विरोधी पर आरोप मढ़ने का जुनून होता है। लेकिन लोगों के आंसू पोंछने के काम में भी ये होड़ और ये जुनून आड़े आने लगे तो भगवान ही मालिक है। इंद्रजीत कुंडू और सूर्याग्नि रॉय के साथ आज तक ब्यूरो। और इस बीच एक बड़ी खबर हम आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री ने सर्वेक्षण के बाद 2 राज्यों को 500 करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया है। ओडिशा और
पश्चिम बंगाल के लिए तूफान की मार से घायल ओडिशा और पश्चिम बंगाल दोनों ही राज्यों के लिए प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ राहत राशि का ऐलान किया है। समीक्षा बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैसला लिया तो कुल मिलाकर 1000 करोड़ की पैकेज का राहत पैकेज का ऐलान किया गया। पश्चिम बंगाल के लिए 500 करोड़, ओडिशा के लिए 500 करोड़। यास तूफान से प्रभावित दोनों ही राज्य और दोनों ही राज्यों के लिए 500 करोड़, कुल मिला के 1000 करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान केंद्र की तरफ से किया गया। प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है। आज दोनों राज्यों का हवाई सर्वेक्षण भी किया था, समीक्षा बैठक भी की थी दोनों ही राज्यों में, और इसके बाद स्थिति का आकलन करने के बाद प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ का राहत पैकेज पश्चिम बंगाल के लिए, 500 करोड़ का राहत पैकेज ओडिशा के लिए ऐलान किया है। तूफान यास से प्रभावित दोनों ही राज्य। बड़ी खबर ये कि दोनों राज्यों के लिए 1000 करोड़ के पैकेज का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आज पहुंचे थे प्रधानमंत्री दोनों ही राज्यों में जायजा लेने के लिए। यास तूफान से प्रभावित है दोनों राज्य, पश्चिम बंगाल और ओडिशा। दोनों राज्यों में हालात का जायजा लिया, समीक्षा बैठक की और उसके बाद 500 करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान प्रधानमंत्री की तरफ से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां ओडिशा और पश्चिम बंगाल के इलाकों का सर्वे कर रहे थे, वहीं ममता बनर्जी नुकसान का जायजा लेने अलग ही निकल गई। दूसरी तरफ ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ समीक्षा बैठक में सुपर साइक्लोन यास का कहर कई राज्यों पर टूटा है, लेकिन इस तूफान ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में जबरदस्त तबाही मचाई। तबाही के इस मंजर के करीब 36 घंटे बाद आज प्रधानमंत्री नुकसान का जायजा लेने निकले हैं। पीएम मोदी ओडिशा और बंगाल में बैठ के कर रहे हैं, हवाई सर्वे कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि तूफान के इस कहर की भरपाई कैसे की जाए। दो राज्यों पर कहर बनकर टूटने वाले तूफान ने सबसे ज्यादा तबाही कहां-कहां मचाई है, देखिए। पश्चिम बंगाल के करीब आधा दर्जन जिले यास तूफान की गिरफ्त में आए। इसमें पूर्वी मिदनापुर, पश्चिमी मिदनापुर, बांकुरा, दक्षिण 24 परगना और झारग्राम शामिल है। बंगाल में तूफान के कहर का जो मंजर दिखाई दिया था, बिल्कुल वैसा ही उसका असर भी बताया जा रहा है। पीएम के सर्वे से पहले ममता सरकार ने जो फौरी रिपोर्ट तैयार की है, उसके मुताबिक बंगाल के करीब 3 लाख घरों को तूफान से नुकसान पहुंचा है। करीब 1 करोड़ लोग तूफान की वजह से विस्थापित हुए हैं, जबकि 1 लाख हेक्टेयर से भी ज्यादा कृषि भूमि को नुकसान पहुंचा है। ममता सरकार के मुताबिक राज्य में कुल नुकसान 15,000 करोड़ के आसपास है। तूफान यास भले ही पश्चिम बंगाल से कुछ दूर उड़ीसा में लैंडफॉल उसका हुआ था, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है वो पश्चिम बंगाल के ईस्ट मिदनापुर और साउथ 24 परगना के सागरदीप, काकदीप और बोखाली फ्रेजरगंज इलाकों में भी देखा गया था। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की, उनका दावा है कि 15,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है स्टेट को यास के कारण। उधर ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक पहले ही अपने राज्य में आई आफत का जायजा ले चुके हैं। पीएम के दौरे से एक दिन पहले ही पटनायक ने हवाई सर्वे के जरिए प्रभावित इलाकों में नुकसान का मोटा हिसाब किताब तैयार कर लिया है। ओडिशा के बालासोर, भद्रक, जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा, जाजपुर, क्योंझर और मयूरभंज समेत कुल 7 जिलों में तूफान ने कहर ढाया है। राज्य के 128 गांवों में भारी बर्बादी। सभी 128 गांवों में 7 दिनों तक राशन सप्लाई का ऐलान। तूफान में 4 लोगों के मारे जाने की खबर। करीब 6.5 लाख लोग सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए गए। बहुत लोगों की जानें बची क्योंकि उड़ीसा सरकार ने लोगों को इवैक्यूएट किया था एक दिन पहले, और जो जाना जा रहा है कि बंगाल और उड़ीसा को मिला के 21 लाख लोगों को इवैक्यूएट किया गया था। लेकिन फिर भी जो साइक्लोन यास की लैंडफॉल उड़ीसा में हुई, इस वजह से काफी डैमेज हो चुका है उड़ीसा में। तूफान तो अब करीब करीब बीत चुका है, लेकिन इसकी तबाही के निशान दोनों राज्यों के चप्पे चप्पे पर नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर तूफान के अगले दिन बंगाल की राजधानी कोलकाता की। बारिश थम जाने के बावजूद शहर की सड़कें लबालब रही। कई इलाकों में पानी अभी तक भरा है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू और सुदियाती रॉय के साथ आज तक ब्यूरो।
ममता का मिजाज चुनाव के बाद भी बिगड़ा है। वो अपने मंत्रियों और अधिकारियों को भी नहीं बख्श रही हैं। यास तूफान से हुए नुकसान पर ममता बनर्जी ने मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक की और इस बैठक में उनका गुस्सा फूट पड़ा। यास तूफान का क्रोध थमा तो इधर ममता बनर्जी का गुस्सा अपने अधिकारियों और मंत्रियों पर फूटा। तूफान से बाद की तबाही का जायजा लेने के लिए जब ममता बनर्जी ने गुरुवार को बैठक की तो सबसे ज्यादा नाराजगी सिंचाई विभाग और पीडब्ल्यूडी को झेलनी पड़ी। যেমন অশোকনগরে অনেকগুলো বাড়ি ভেঙেছে, তোমার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, শান্তিপুর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, নদিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, বহরমপুরে যেমন বাঁধ পড়ে দুজন মারা গেছে। এইরকম কলকাতার উপর দিয়েও কিন্তু অনেকগুলো ঘূর্ণি ঝড় হয়ে গেছে। এইরকম অনেক জেলায় জেলায় পরে তোমরা হয়তো রিপোর্ট পাবে আরো অনেক ঘূর্ণিঝড় অনেক জায়গায় হওয়াতে আজকেও কিন্তু বেশ কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ফলে এইটা কিন্তু তোমার অঙ্কটা পরে প্লাস হবে। এখন মোটামুটি একটা 15,000 কোটির মতো আমরা লস পেয়েছি। आज भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा और पश्चिम बंगाल में यास तूफान से हुए नुकसान का आकलन करने निकले, लेकिन ममता ने अपने स्तर पर नुकसान का अंदाजा पहले ही लगा लिया था। ममता ने जहां दावा किया कि यास से मची तबाही में पश्चिम बंगाल को करीब 15,000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन केंद्र सरकार के सामने नुकसान की भरपाई का मुद्दा उठाने से पहले वो अपने मंत्रियों पर भी बरसी थी। उन्होंने पुलों, बांधों और सड़कों के टूटने और बहने को लेकर मंत्रियों और अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई थी। जब इससे भी जी नहीं भरा तो उन्होंने जांच के आदेश भी दे दिए। তোমরা মনিটরিং করো, কেন এতদিন টাইম লাগে? না, নো, আমি নিজে দেখেছি, আমি বারবার আমার 10 বার ঘোরা হয়ে গেল, তো আমি দেখতেই পাচ্ছি না কমপ্লিট হচ্ছে। প্রতিবারই বলছে হচ্ছে 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 হচ্ছে। কে করছে? না তো ইরিগেশন করছে। মনোজ, এটা ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট থেকে একটা ইনকোয়ারি হবে। दरअसल पश्चिम बंगाल में यास तूफान से मची तबाही में 290 से भी ज्यादा बांधों को नुकसान पहुंचा है। मंत्री ने बांधों की मरम्मत के लिए 157 करोड़ रुपए मांगे हैं। इतनी बड़ी तादाद में बांधों को नुकसान से ममता आग बगूला हो गई। दरअसल अम्फान के बाद भी इनकी मरम्मत पर करोड़ों रुपए खर्च हुए थे। ममता ने इस वजह से ही नाराजगी जताई और पूछा कि क्या सारा पैसा पानी में चला गया। ममता ने कड़क अंदाज में हिसाब लिया, जिसके बाद सिंचाई विभाग ने जांच कमेटी बनाई जो अपनी रिपोर्ट ममता को सौंपेगी। ममता बनर्जी ने यास तूफान के दौरान अपने मुख्यमंत्री कार्यालय में ही कंट्रोल रूम बना लिया था। इस दौरान उन्होंने पूरी रात कंट्रोल रूम में बिताई थी, तबाही का जायजा लिया था और राहत बचाव के कदम उठाने के निर्देश भी दिए थे। कई लोगों के घर उजड़ गए, रोजी रोटी छिन गई। अब तक कई घर पानी में डूबे हैं। इस वक्त केंद्र और राज्य दोनों को मिलकर इन लोगों की मुसीबत दूर करने का वक्त है, लेकिन वही तनातनी एक बार फिर पीएम मोदी और ममता के बीच दिख रही है, जैसी चुनाव से पहले थी। इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक।